वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। एंड आज हम अपना सेकंड चैप्टर हिस्ट्री के बुक एक्सरसाइज करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये कुछ हमारी पावर्स के नाम दे रखे हैं, डायनेस्टीज़ जो हमारी हुई, नॉर्थ एंड साउथ डायनेस्टीज़, और इनके कुछ एरियाज़ दे रखे हैं, आपको उनके साथ मैच करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया कि कौन सी डायनेस्टीज़ कौन सा एरिया हमारा संभालती थी। तो प्यारे बच्चों, अगर इसका जवाब देखें तो आइए ज़रा देखते हैं। गुज्जर एंड प्रतिहार डायनेस्टीज़ जो है हमारा राजस्थान वाला एरिया संभालती थी। राजस्थान, अजमेर एंड दिल्ली वाला एरिया, तो गुजरात वाला एरिया भी गुज्जर से बना हुआ है। सेकंड राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट जो थे हमारे कौन सा एरिया संभालते थे? वेस्टर्न डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू वाला जो मैंने बताया था, तो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया राष्ट्रकूटा संभालते थे। पालाज, पाल वंश जो था वो हमारे बंगाल को संभालता था। तो थर्ड इसका आंसर हो गया, पाल का आंसर बंगाल है। बंगाल प्लस थोड़ा सा पोर्शन हमारा झारखंड और बिहार का। नेक्स्ट है हमारा चोलाज, बचा हुआ इसका तमिलनाडु का चोला ही है, सामने इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपैट्रिएट स्ट्रगल, यानी कि जो मैंने ट्रायंगुलर स्ट्रगल जो मैंने बताया था, उसमें कौन कौन सी तीन पार्टीज थी, तीन वंश कौन से थे, कौन सी थ्री मेजर बड़ी पावर्स थी। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रतिहार डायनेस्टी, तो देखो प्रतिहार डायनेस्टी। सेकंड हमने बता रखा था पालाज और राष्ट्रकूटाज। तो ये हमारी थ्री डायनेस्टीज थी जो ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी। ये आपस में लड़ाई कर रही थी, किसको पाने के लिए? ये आपस में लड़ाई कर रही थी कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए, कन्नौज को कॉन्कर करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो उसको हम रीड कर ही लेते हैं अपना नॉर्मली। द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल वर गुज्जार प्रतिहार, सेकंड इज राष्ट्रकूटाज, एंड थर्ड वन इज पालाज। So students, now we move on question number third. What were the qualification necessary to become the member of a committee of the Sabha in the Chola Empire? Chola Empire, चालुक्य वंश यानी कि चोल वंश जो की बात की जा रही है इसमें, उसका मेंबर बनने के लिए कमेटी का तो कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी? आइए ज़रा समझते हैं कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो है इसमें ये बात बताई जाती है कि वो उसके पास लैंड होनी चाहिए, ओनर ऑफ द लैंड होना चाहिए वो। सेकंड, लैंड तो है और उसे ये भी पता होना चाहिए कि एंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड, तो यानी कि लैंड रेवेन्यू जहाँ से मिलता है, लैंड की वसूली यहाँ से उसे एज अ मनी फॉर्म में प्राप्त होती थी, तो इन सब का वो मालिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट दे रखा है, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, यानी कि उसका अपना घर होना चाहिए खुद का। जैसे बोलते हैं कि हमें ये विरासत में मिला है, तो बस खुद का घर होना चाहिए और किसी का कोई किराए पे रहे या किसी की शरण ले, वो वाला घर नहीं होना चाहिए। तो चोला कमेटी का मेंबर बनने के लिए उस इंसान के पास खुद का घर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट दे रखा है, उसकी एज जो होनी चाहिए, उम्र जो होनी चाहिए वो 35 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि कम से कम उसकी आयु, कम से कम उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 ईयर्स होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमें बोलता है कि उसे नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर वेदास की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी पुरानी जो ग्रंथ है, पुरानी जो किताब है, सबसे वो वेद हैं, सबसे पहले वेदास लिखे गए थे, तो बस उसे वेद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट बताया है कि दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, उसे सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए प्रशासनिक कामों की, कि उसे अगर सिस्टम चलाना है तो कैसे चलाएंगे, उन सब के प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। और साथ में वो ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार भी होना चाहिए। इंसान वही अच्छा होता है जो ईमानदारी से काम करता है। नेक्स्ट है, नॉट हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी,
इन लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि वो किसी भी कमेटी का पिछले 3 सालों में मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नया फ्रेश होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि वो 4 या 5 साल पहले किसी मेंबर का कमेटी का मेंबर था तो वो बन सकता है, क्योंकि इसमें मिनिमम जो लिमिट दे रखी है वो 3 लास्ट ईयर की दे रखी है। नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट, दे शुड सबमिट हिज अकाउंट एज वेल एज ऑफ रिलेटिव्स टू कंटेक्स्ट इलेक्शंस, यानी कि उसे सभी तरह के सभी प्रकार के अपने खाते डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, पब्लिक के सामने रखने पड़ेंगे। कोई उसकी इनकम वैसी तो नहीं है जो 2 नंबर की आ रही हो, जो गलत तरीक़ों से आ रही हो, तो सारी उसको संपत्ति अपनी, उसके लेखा जोखा, चाहे वो खुद के हों या फिर उसके रिश्तेदारों के, वो सब लोगों को बताने पड़ेंगे और सबमिट करने पड़ेंगे उसे, अगर इलेक्शन में भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारी क्वालिफ़िकेशन थी। आइए कोई रिवीजन कर लेते हैं इन क्वालिफ़िकेशंस का। सबसे पहले उसके पास खुद की लैंड होनी चाहिए, खुद का होम होना चाहिए, उसकी एज जो है 30 to 70 ईयर्स होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए वेदास की, और प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम के चलाने की, ऑनेस्ट होना चाहिए वो, और किसी भी पिछले लास्ट 3 सालों में वो किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए, और अपना हिसाब किताब जो है वो पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करे, अपने के साथ साथ रिलेटिव्स का। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वालिफिकेशन थी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है बच्चे, व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाहमनाज। चाहमनाज को हम चौहान डायनेस्टी बोलते हैं, चौहान या चाहमनाज। तो इनके अंडर में 2 ही सिटीज़ आती थी बच्चे, एक तो दिल्ली थी और सेकंड अजमेर। तो ये 2 सिटीज़ पर इनका ज़्यादातर कंट्रोल था, और ऐसा माना जाता है कि चौहान डायनेस्टीज़ को जो पीपल थे वो, उनके वंशज जो पहले थे वो प्रतिहार डायनेस्टी में सामंत की तरह काम करते थे। बस यही इसका मतलब है, और यही 2 शहरों पर वो राज किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट हमारा कहता है, हाउ डिड राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल। राष्ट्रकूटास कैसे सबसे शक्तिशाली बने। आइए कुछ रीजंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बच्चा दे रखा है इसमें पॉइंट, राष्ट्रकूटास वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। आपको पता होना चाहिए कि ये कर्नाटका वाले एरिया में राष्ट्रकूटास ज़्यादातर राज कर रहे थे, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू वाला कर्नाटका वाला एरिया राष्ट्रकूटास का ही आता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये बोलता है कि मिड 8th सेंचुरी, यानी कि अगर हम बात करें 700 AD से लेकर हमारे 800 AD तक जो बात जो बताई गई है, इसमें जो चीफ ऑफ राष्ट्रकूटा दंती दुर्गा ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा, यानी कि इस दौरान जब हमारी 700 AD से लेकर 800 AD के बीच के टाइम में राष्ट्रकूटा ने दंती दुर्गा को उखाड़ फेंक दिया था, क्योंकि वो चालुक्य रीजन का था, और वहाँ पर अपना राज कर लिया। और मैंने आपको बताया स्टूडेंट, राज करने के लिए, किसी भी जगह पर अधिकार जमाने के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। तो बस चालुक्य वाले एरिया में राष्ट्रकूटास का भी अधिकार हो गया, और बस जैसे ही कोई अच्छा काम होता है तो फिर वो यज्ञ करवाते हैं, और बस वही यज्ञ बात जो बता रखी है इसमें हिरण्य गर्भ कराया गया था, विच गेम हिम द टाइटल ऑफ द क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाई बर्थ। ये लड़ाई जो हुई थी जिसमें चालुक्यास को हराया था, इस लड़ाई के होने के बाद और ये हिरण्य गर्भा यज्ञ कराने के बाद राष्ट्रकूटास को क्षत्रिय भी बोला जाने लगा। बेशक उनका जन्म क्षत्रिय वंश में ना हुआ हो, बट जैसे ही उन्होंने वीरता वाला काम दिखा दिया, ब्रेवरी का काम कर दिया, तो उन्हें क्षत्रिय बोला गया। थर्ड पॉइंट बच्चे हमारा बोलता है, व्हेन दे गेन्ड पावर ऑफ एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। और जैसे ही उन्होंने जीत लिया, चालुक्य को हरा दिया, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। फोर्थ पॉइंट हमारा बताया गया है, दे फॉट विथ गुज्जर एंड प्रतिहार एंड पाला डायनेस्टीज। मैंने बताया था ट्रायंगुलर स्ट्रगल जब हमने पढ़ा था, ट्राइपेट्रियट स्ट्रगल, इनमें इनकी सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी वो पाल डायनेस्टी और प्रतिहार डायनेस्टी से भी हुई थी।
कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए और अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट दिखावा शो करने के लिए। दिस इज़ हाउ दे रोज टू पावर, और इसी वजह से वो शक्तिशाली बन गई। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज टू डू टू गेन एक्सेप्टेंस। नई जो डायनेस्टीज जो हमारे आई, नए वंश, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं और कैसे उन्होंने अपना दबदबाया दिखाया आकर ही। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है बच्चे, द न्यू डायनेस्टीज वर बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स एंड एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स एंड सामंताज। मैंने बताया था पहले जो थी हमारी ये प्रतिहार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूट थी, और इन्हीं डायनेस्टीज़ में से निकलकर जब हम प्रतिहार डायनेस्टीज़ पढ़ रहे थे क्लास में, तो हमने देखा था कि बीच में हमने चौहान डायनेस्टीज़ भी पढ़ी थी, गहरवाल या गढ़वाल डायनेस्टी भी पढ़ी थी। तो बस इन्हीं से ही नई डायनेस्टीज़ निकल कर आईं, और अलग अलग ऐसा माना जाता है कि जो चौहान डायनेस्टीज़ में जो होते थे लोग वो सामंत हुआ करते थे प्रतिहार डायनेस्टीज़ के लोगों में। सेकंड पॉइंट हमारा दे रखा है प्यारे बच्चों, दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ टू डिक्लेयर देम सेल्फ महासामंता एंड महामंडलेश्वर एंड सो ऑन। यानी कि अपनी शक्तियों को ज़्यादा अर्जित करने के लिए, अपना ज़्यादा लोगों को दिखावा करने के लिए, दबदबा दिखाने के लिए इन्होंने अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि राजा के अंडर में सामंत राज क्या करते थे, काम किया करते थे। तो बस उन्हीं सामंतों में एक नाम और आगे ऐड कर दिया महा, तो बस इनको महा सामंताज और महामंडलेश्वर बोला गया। ये सबसे ऊंची कोटि की पोस्ट मानी जाती है, सबसे ऊंचा पद माना जाता है बच्चे। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चे, दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। यानी कि उन्होंने फ्रीडम हासिल की थी, स्वतंत्रता हासिल की थी, आज़ाद हो गए थे जो भी उस टाइम पर चोला एम्पायर चल रहा था। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है बच्चे, दे परफॉर्म रिचुअल टू डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी क्षत्रिय विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास। यानी कि अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, क्षत्रिय दिखाने के लिए ये तरह तरह के रीति रिवाज, तरह तरह के यज्ञ, तरह तरह की पूजा आरती कराया करते थे। और हमें पता है कि हमारे वर्ण सिस्टम में आरती पूजा करने का जो जिम्मेदारी जो दी गई थी वो ब्राह्मणों को दी गई थी। फिफ्थ पॉइंट हमारा दिया हुआ है बच्चे इसमें, दे फॉट वॉर विद नेबरिंग रीजन्स टू गेन पावर एंड आल्सो बिल्ड टेम्पल टू एक्नॉलेज इट। यानी कि अपने आप को शक्ति और हासिल करने के लिए आसपास के एरिया में लड़ाई करते थे, युद्ध किया करते थे, और साथ में मंदिर भी बनवाया करते थे जिससे कि लोग इनको याद करें। और इसमें यह भी माना जाता है कि जितने भी हमारे पुराने टेम्पल्स जो बने हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये अलग अलग डायनेस्टीज़ में बने हैं अलग अलग टाइम पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन। तमिल रीजन से याद आया चोला डायनेस्टी, चोला एम्पायर। तो तमिल रीजन में देखा गया है कि सिंचाई करने का काम कैसे किया जाता था, खेतों में एग्रीकल्चर फील्ड्स में कैसे पानी लगाया जाता था। आइए उन मेथड्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है बच्चे, वाटर फ्रॉम चैनल्स ऑफ रिवर कावेरी प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। हमें पता है कि साउथ में हमारी तमिलनाडु से कावेरी रिवर जाती है, तो बस यहाँ से ये क्या करती थी, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करती थी खेती करने के लिए। तो प्रॉपर पानी इसी रिवर से लिया जाता था, और वहाँ की अच्छी खासी रिवर कावेरी माना जाता है, तमिलनाडु से जो ओरिजिन है। स्टार्टिंग इसकी कर्नाटका वाले एरिया से हुई है और बहती है तमिलनाडु में है, और एट लास्ट ये हमारी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट हम मूव करते हैं बच्चे, सम एरियाज वेल वर डग एंड इन सम प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। यानी कि इसमें ये बात बताई गई है कि पानी बचाने के लिए कुएं भी खोदे गए थे उस टाइम पर, और बड़े बड़े टैंक्स भी बनाए गए थे जहाँ पर हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, और वही बारिश का पानी हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं।
एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर रिवर वाले साइड अगर बाढ़ भी आ जाती है, फ्लड भी आ जाता है, तो बस उसको रोकने के लिए डैम्स का भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था। और आपको पता है कावेरी रिवर पर हमारा मेट्रो डैम बना हुआ है। तो ये बच्चे इसमें बात कही गई है कि डैम्स भी बनाए गए थे। कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, नहर भी बनाई गई थी क्योंकि ये सारे वाटर फॉर्म्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन करने के लिए, खेतों में पानी लगाने के लिए काम आते हैं। नहर से ही पानी लगाया जाता था पहले। 5th पॉइंट इसमें दे रखा है, स्लुइस गेट वर बिल्ड टू रेगुलेट द ओवर आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक इनटू द चैनल्स दैट इरिगेट द फील्ड्स, यानी कि कहने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे दरवाजे बनाए गए थे जिसमें टाइम टाइम पर अगर पानी आउटफ्लो हो जाता है टैंक से तो उनको डाइवर्सिफाई कर दिया जाता था अलग अलग जगह पर उस पानी को, जिससे कि वेस्ट ना हो और उसका प्रॉपर यूज़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स, यानी कि चोला टेम्पल जब बनाए गए थे तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है इसमें ज़रा पढ़ते हैं। टेम्पल्स वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड आल्सो वर एंडोड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। इन टेम्पल्स में ये एक तरह कह सकते हैं कि हस्तकला वाला भी काम हुआ करता था। इन टेम्पल्स में तरह तरह की क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी, बट इनका जो अहम जो राइट हुआ करता था वो लैंड रूलर्स का ही होता था, यानी कि जिसकी ज़मीन पर एक टेम्पल बना हुआ है और जिसने बनवाया है उसी का ही टेम्पल माना जाता था, चाहे वो राजा क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, दे वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट आल्सो वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल, यानी कि यहाँ पर टेम्पल्स में लोग अक्सर की थिंकिंग ये होती है कि यहाँ पे पूजा की जाती थी, बट यहाँ पर सोसाइटी भी बिल्डअप होती थी, साथ में बाज़ार भी चलता था इनके आसपास और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें डांस वगैरह परफॉर्म हुआ करता था, सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स, क्लासिकल डांसेस, ये सारे भी टेम्पल्स में परफॉर्म हुआ करते थे। थर्ड पॉइंट दे रखा है, प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर लिव नियर द टेम्पल एंड मैनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन द टेम्पल, यानी कि वही बात जो मैंने बताई हुई है कि इनके आसपास सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी और यही सारे लोग जो मैंने ऊपर बताए हैं इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया करते थे और इन्हीं टेम्पल्स के आसपास ये रहते थे। फोर्थ पॉइंट की बात करें, टेम्पल्स वर आल्सो एसोसिएटेड विद द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस विच आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि ब्रॉन्ज की बात करें, कांस्य की मूर्ति भी बनी रहती थी इन टेम्पल्स में और जो कि सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का मेटल माना जाता था। तो ये चोला टेम्पल्स के स्टूडेंट्स हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी, इसके साथ ही हमारी हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की बुक एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स वीडियो चले गए लोग तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भूलें और स्टे होम स्टे सेफ, अपना हिस्ट्री के काम को भी जल्दी कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू क्लास।